अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज का आगाज़ करें। चैप्टर नंबर 2 की 2.1 एक्सरसाइज है आपके पास। 2.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको a+b का डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने c के साथ। a वेक्टर भी आपको दिया हुआ है, b वेक्टर भी दिया हुआ है आपने, और c वेक्टर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 2a यानी कि पहले a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको आपने b में ऐड किया तो आपके पास ये वेक्टर आ गया। आपने इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। जैसे i डॉट i यानी कि c वेक्टर आपको ये दिया, i डॉट का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। जैसे यहाँ पे j वेक्टर नहीं है तो आपने उसको क्या लेना है, जीरो j वेक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे b वेक्टर नहीं, k वेक्टर नहीं था तो आपने 0k लिखा। तो यहाँ पे अगर j नहीं है तो आपने उसको प्लस करके प्लस 0k j वेक्टर लिखना है, प्लस 0j वेक्टर आप लिखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद है आपके पास अब आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलरली इसी तरह करना है। a-2c का डॉट प्रोडक्ट लेना है b+c। पहले ये वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिएगा, फिर आपने ये वाला वेक्टर फाइंड आउट कर लेना है, फिर दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेना है। जैसे a-2c का फाइंड आउट किया, वेक्टर ये आया, b+c वेक्टर आपके पास ये आया, उन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है, इसमें i j k नहीं होते। ठीक है, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, j का j के साथ और k का k के साथ 1 होता है। ठीक है, तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, तो -49 -1 और -35, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -85 डिग्री। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 उसने खुद दिया हुआ है कि ए और बी दोनों क्या हैं, डॉट परपेंडिकुलर्स हैं। दोनों परपेंडिकुलर्स हैं तो उनका मतलब क्या, उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आपने डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लेना है। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ और के का के के साथ। 2 × 2 4 आई डॉट आई, और 4 × 6 24, जे डॉट जे, और -7 × x, तो -7x के, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 4 + 24 28, -7, तो ये -7x उधर चला जाएगा, तो 7 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें उसने ये कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। उसने वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है और उसने एंगल दिया है। ठीक है, जब एंगल दिया जाएगा तो a डॉट बी, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा वाला फार्मूला लगना है जब उसने एंगल आपको गिवन दिया होगा। तो a डॉट बी लें, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, तो a वेक्टर लें, उसका डॉट प्रोडक्ट लें b वेक्टर के साथ। a वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, b वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड, जैसे इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, m² 1² और -1²। ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 1² m² और -1², और cos थीटा उसने क्या दिया हुआ है, π/3 होते हैं 60 डिग्री। तो ये आपने वैल्यू i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, j का j के साथ और k का k के साथ, तो m + 1। ठीक है, तो m + m 2m + 1, तो ये भी आ जाएगा m² + 2 और ये भी m², तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो अंडर खत्म हो जाएगा इनके साथ, तो m² + 2 और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4m उधर ले जाइएगा, तो m² - 4m, m कॉमन निकाला तो m - 4 आ जाएगा। तो इसको दो वैल्यूज़ निकलेंगी, एक m की वैल्यू, दो फैक्टर्स निकला है ना, एक m की वैल्यू आपके पास 0 निकलेगी, एक m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सिमिलरली आपका जो क्वेश्चन नंबर है 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली वो अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यानी कि ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वैसे अंडरस्टैंड कर ले, लेकिन ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला है और क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो ये भी फिलहाल छोड़ दो, जब अगली एक्सरसाइज करवाऊंगी तो ये तब कीजिएगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हुआ है अगर दो वैक्टर्स हैं उसकी मैग्नीट्यूड उसने दी हुई है। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड उसने 12 दी है, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड उसने 4 दी है, एंगल उसने 60 डिग्री दिया, तो उसने कहा इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालें, जैसे एग्जांपल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो जब वेक्टर दिया गया, मैग्नीट्यूड भी दिए हैं और एंगल भी दिया, तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। तो ए मैग्नीट्यूड 12 है, बी मैग्नीट्यूड 4 है, कॉस 60 डिग्री है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई के तो सिंपली आपके पास स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 उसने ये कहा है कि आपने 3 वेक्टर्स उसने दिए हैं, 3 वेक्टर्स देकर उसने ये कहा है कि ये तीनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है तीनों वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था
90 डिग्री का एंगल, दो वेक्टर्स आपस में चेक करना हो कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते, उनका हम क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा ये ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर्स हैं। आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शो डैट ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, उसने कहा म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स में हम चेक करेंगे इनकी मैग्नीट्यूड 1 है, और ऑर्थोगोनल में चेक करेंगे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यानी आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट क्या किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ए डॉट सी निकालेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे, और ए डॉट बी डॉट सी निकालेंगे। सबका डॉट प्रोडक्ट लेने से अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं। अब आपने ये चेक करना है कि ये यूनिट वेक्टर्स भी हैं, तो हम तीनों वेक्टर्स की ए की, बी की और सी की मैग्नीट्यूड लेंगे, और वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। तो 0 के बराबर आकर आपके पास, सॉरी 0 नहीं 1 के बराबर, इनकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आएगी तो वो आंसर आपका 0 आ जाए, आंसर 1 आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का आंसर 1 आएगा तो इसका क्या मतलब है कि वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनकी मैग्नीट्यूड 1 आती है, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 उसने एंगल फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। तो ए डॉट ए स्केलर, ए और बी दोनों वेक्टर्स उसने दिए हुए हैं, तो एंगल निकालने के लिए कैसे क्या फार्मूला है, ए डॉट बी वाला ही फार्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, तो थीटा इधर रहने देंगे, ये दोनों चीज़ें उठाकर इधर आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड हो। तो ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर, उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ले लीजिएगा, स्केलर प्रोडक्ट लेकर ए की मैग्नीट्यूड लीजिएगा, बी की मैग्नीट्यूड ली, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे ये आपको दिया हुआ है, ए मैग्नीट्यूड दिया है, बी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो उनका कॉस थीटा फाइंड आउट किएगा तो आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड बी अलॉन्ग ए, ठीक है। जिसके अलॉन्ग लेते हैं ना हमेशा उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, ये याद रखिएगा। ये प्रोजेक्शन लॉ, जो प्रोजेक्शन वाले फार्मूलाज हैं उसमें भी यही लगता है, जो वर्ड अलॉन्ग का बाद यूज़ होता है ना, हमेशा अलॉन्ग का मतलब है उसकी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो उसकी जिसकी डायरेक्शन में जाते हैं हमेशा उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। डायरेक्शन मीन्स कि आपने उसका यूनिट वेक्टर लेना है। तो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, बी के अलॉन्ग लेना है तो हमने बी का क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना। तो वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये देखें उसने कहा है कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो ए वेक्टर का डॉट पर लेना है किसके, बी के अलॉन्ग, बी के अलॉन्ग लेना है तो ये बी का यूनिट वेक्टर लेंगे। बी का यूनिट वेक्टर को हमेशा हेड से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर छोटा सा हेड आता है। तो यूनिट वेक्टर हमें पता है, वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर को लिखने का तरीका होता है उसकी मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। तो क्या यूनिट वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेक्टर को ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा बी वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसलिए यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है कि वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो वो यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, बी वेक्टर दिया है और उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये दोनों आपस में डॉट प्रोडक्ट लेके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे मैग्नीट्यूड का लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर अगला उसने क्वेश्चन पार्ट 2 इसका दिया हुआ है, उसने ये दिया हुआ है कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए निकालना है, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, जिसके अलॉन्ग लेना है उसका यूनिट वेक्टर लेना है। तो अब बी के अलॉन्ग आपने निकालना है तो आपने क्या, सॉरी ए के अलॉन्ग निकालना है तो आपने क्या निकालना है, ए का यूनिट वेक्टर लेंगे। ए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर को लिखेंगे उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका सेकेंड है, ये बेसिकली ये अगर वर्ड लिखा हो ना प्रोजेक्शन तो भी इसी तरह इसी मेथड से करना। अगर उसने कहा ना कंपोनेंट निकालें इस वेक्टर का, इसके अलॉन्ग कंपोनेंट निकालें, तो मेथड एक ही है, वर्ड सिर्फ चेंज है, वर्ड चेंज है लेकिन उनके मेथड बिल्कुल सेम है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, यानी कि ये देखो इस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है किसके अलॉन्ग, इस वेक्टर के अलॉन्ग। पहले ये वेक्टर्स आपने फाइंड आउट कर लेने हैं, ये वेक्टर भी और ये वेक्टर भी। ये वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, यानी कि हमने इसका क्या लेना है, यूनिट वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ दिस अलॉन्ग दिस, तो इस वेक्टर का क्या लेना है, यूनिट वेक्टर लेना है। तो ये वेक्टर ऊपर लिखेगा, उसकी नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर जो आपने फाइंड आउट किया इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है कि आप साबित करेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है कि नहीं बनती। इसका आपका अपनी मर्जी है, प्रीवियस मेथड की तरह करना है, प्रीवियस मेथड की तरह कर लें, डॉट प्रोडक्ट लेकर करना है, डॉट प्रोडक्ट लें। यानी कि 3 वेक्टर्स दिए क्या होंगे ना, 3 वेक्टर्स में से कोई से 2 वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उनका आंसर किसका आना चाहिए, 0 का, क्योंकि 90 का एंगल बनता है ना।
तो दो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। तो ये तो खैर मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह इसको क्वेश्चन को दिया हुआ है। अगर आप ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली है, बी की और सी की ली है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से मैंने देखा है कि किन दो का स्क्वायर ऐड करें तो वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर आता है। तो इस तरह अगर आपने इस तरह करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हो। आप इस तरह नहीं करना चाहते, आप ना करो, आप जस्ट यानी कि ए डॉट बी वेक्टर ले लो या बी डॉट सी वेक्टर ले लो या सी डॉट ए वेक्टर ले लो, किसी दोनों में से किसी के में से एक का आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, ज़ीरो आएगा। तो जिस पॉइंट पे जाके उसका, जैसे फॉर एग्जांपल इस पे ज़ीरो है तो इन दोनों के दरमियान राइट एंगल बनता है। अगर इसके दरमियान ज़ीरो आया तो इसके दरमियान राइट एंगल बनता है। इन दोनों का ज़ीरो आ गया तो इसके दरमियान राइट एंगल बनता है। उसके बाद है ये आपकी अगला क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम्पल की तरह का है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन की थी कि आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं। तो वो दो यूनिट वेक्टर निकालने हैं, वो ए वेक्टर के तरह 60 का एंगल बनाते हैं, दोनों वेक्टर्स के तरह वो 60 का। एग्जाम्पल में डिफरेंट था, ए के साथ वो और एंगल बनाता है, बी के साथ और बनाता है, लेकिन इसने कहा है कि जो यूनिट वेक्टर ये ए के साथ भी वही एंगल बनाता है, बी के साथ भी वही एंगल। वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 आई जे के आप सपोज कर लेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड आपने 1 लेनी है। ए की इक्वेशन ये आ जाएगी, फिर ए डॉट यू की ए की इक्वेशन आ जाएगी, फिर बी डॉट यू की इक्वेशन आ जाएगी। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हल करना है। अब x को यानी कि आपने इस तरह सिंप्लीफाई करने के y को भी इन टर्म्स ऑफ x ले लें, z को भी इन टर्म्स ऑफ x ले लें। तो x दोनों y की और z की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये पूरी इक्वेशन आपके पास, ये जो पूरी इक्वेशन है ये आपकी x में बन जाएगी। जैसे ये पूरी इक्वेशन x में बन गई, x की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, ये इस x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिफरेंट आएंगी और इस x की वैल्यू पर y और z की वैल्यूज़ डिफरेंट आ जाएंगी। जैसे कि ये ठीक है। अब उसके बाद है आपके फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के प्रोजेक्शन यानी जिसके अलॉन्ग निकालना है। मैंने वही बताया, पिछले क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो जिसके अलॉन्ग लेना है उसका यूनिट वेक्टर लेना है। तो बी के अलॉन्ग है तो वेक्टर बी का क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड लीजिएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन नंबर 12 भी ए से ही है सेम। अगर पॉइंट्स दिए गए हों तो आपने पहले उसका वेक्टर निकाल लेना। उसने कहा है ना प्रोजेक्शन ऑफ, यानी ए बी का यानी कि ए बी वेक्टर दिया है, वेक्टर ये पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी, तो पहले आपने क्या निकालना है, इसका वेक्टर निकालना है। पॉइंट से पहले वेक्टर निकालते हैं। वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी कि ओ बी माइनस ओ ए, तो बी पहले लिखा जाएगा और ए बाद में, तो ये आपके पास पॉइंट्स निकालेंगे। इसी तरह सिमिलरली यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग ए बी, तो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। उसके बाद है ये आपने चेक करना है कि स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन यानी दरमियान में एडिशन, यानी ए डॉट बी प्लस सी ले लें या ए डॉट बी लें और प्लस ए डॉट सी लें, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तीनों वेक्टर उसने दिए में, पहले बी डॉट सी को ऐड कीजिएगा, उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा, वो आंसर निकालेगा। ए डॉट बी लीजिएगा, फिर बी डॉट सी लीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आंसर निकालेगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपके पास, और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, उसी का फाइंड द वेक्टर। उससे ना यू वेक्टर का वह फाइंड करना है। हम लेट कर लेते हैं यू वेक्टर है आपके पास ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के, ठीक है। जैसे मर्जी ए एक्स वाई जी ले लो या ए बी सी ले लो, ठीक है। आगे उसने दिया हुआ है कि अगर यू वेक्टर का आई के साथ डॉट पढ़ लो तो भी आंसर जीरो है, जे के साथ डॉट पढ़ लो तो भी आंसर जीरो है, जेड के साथ डॉट पढ़ लें तो भी आंसर उसका क्या है, जीरो है। तो यू का आई के साथ डॉट पढ़ इसने खुद गिवन दिया हुआ है कि ये जीरो है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यू वेक्टर की, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के का आई के साथ डॉट पढ़ लेंगे। तो आई क्योंकि इसके साथ तो डॉट पढ़ इनका जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट के साथ डॉट पढ़ जीरो आ जाएगा, सेम के साथ डॉट पढ़ क्या आ जाएगा 1, आई डॉट आई के आ जाएगा 1, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी तरह जे के साथ डॉट पढ़ खुद ही जीरो दिया हुआ है, तो ये सारे इसके साथ डॉट पढ़ लेंगे तो जीरो, तो बी जे और जे तो ये 1 है, बी की वैल्यू भी जीरो और सी की वैल्यू भी जीरो, तो इसका मतलब है तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है, ए बी सी तीनों जीरो आते हैं, तो इसका मतलब क्या, वो नल वेक्टर्स आता है। उसके बाद है ये आगे उसने एक कंडीशन दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे उससे क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 से क्या, अंडर द व्हाट कंडीशन, यानी अंडर व्हाट कंडीशन डज द रिलेशनशिप होल्ड, यानी कि ये रिलेशनशिप कब होल्ड करता है कि वेक्टर का स्केयर लें तो वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो आपने इसको करना इस तरह है,
यानी कि हमें पता है ए डॉट बी किसके पता, ए इसके ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। आपने इस डॉट प्रोडक्ट का स्केयर लिया तो कैसे स्केयर लेंगे, इसका भी स्केयर आ जाएगा, इसका भी और इसका भी, मैग्नीट्यूड का स्केयर, इसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर कॉस स्केयर थीटा, ठीक है। अब उससे ये क्या है कि ये दोनों बराबर होंगे, ये यानी कि वेक्टर का स्केयर मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर है अगर ये 1 है, अगर ये तभी बराबर आएंगे ना, ये प्रूव करने के लिए उसने ये दोनों बराबर हैं। तो इसका क्या मतलब है, कॉस स्केयर थीटा आपके पास क्या होगा 1, ठीक है। बट उससे ये दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में क्या है 1। अगर ये दोनों 1 है तो इसका क्या मतलब है, कॉस के थीटा 1 है, कॉस के थीटा 1 है तो दोनों तरफ अंडर ले लो, तो इसका मतलब +-1 यानी कॉस की वैल्यू +-1 है, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू अगर +1 है तो एंगल आपके पास क्या होंगे, अगर कॉस की वैल्यू +1 आ रही है, कॉस थीटा 1 है तो थीटा इसका मतलब है 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 0। कॉस -1 कब होता है, जब थीटा आपके पास पाए होता है यानी 180 डिग्री होता है। तो अगर थीटा तो 0 है तो इसका मतलब है वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, थीटा 0 तो अगर ये 80 की डिग्री है तो एक एंगल वेक्टर इस तरफ को जा रहा है, दूसरा वेक्टर इस तरफ को जा रहा है, तो वो क्या आएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। थीटा 0 होगा तो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक साइड पर, यानी इस तरह वेक्टर्स बन जाएंगे। अगर पाए है तो एक वेक्टर इस तरफ को जा रहा है, दूसरा वेक्टर इस तरफ को जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। अब आपने ये साबित किया ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, तो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनका डॉट पर इक्वल टू 0। ए प्लस बी वेक्टर भी निकाल लीजिएगा, ए माइनस बी भी, दोनों का डॉट पर लीजिएगा, डॉट पर इक्वल टू 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर का डॉट पर इक्वल टू 0 नहीं आया तो वो परपेंडिकुलर नहीं है। सिमिलरली उसने कहा ये प्रूव करें कि ये वेक्टर इसके बराबर है। तो हमें पता है ए वेक्टर लिया, ठीक है, ए वेक्टर का यहाँ भी वेक्टर पुट किया, यहाँ पे भी, यहाँ भी। हमें पता है आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी आपके पास क्या होता है 1 होता है। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो क्योंकि आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी और के का डॉट भी ये भी 1 ये भी 1, तो ये पूरा वही वेक्टर है। अब उसने कहा है कि ये साबित करें ए परपेंडिकुलर है बी के, तो ए डॉट बी लेंगे, अगर आंसर 0 आएगा तो वो परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने ये कंडीशन दी हुई है आपकी एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल रिपीट हुई है आपकी, ठीक है, यानी कि ये स्केयर आपस में ये मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसका क्या मतलब है, वो वेक्टर्स बराबर है। तो दोनों तरफ क्या लेंगे, स्केयर लेकर आपने स्केयर का फार्मूला खोल देंगे, ठीक है। स्केयर का फार्मूला खोल के तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे क्या, एक्यूट एंगल्स वो कहलाते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। तो एक्यूट एंगल्स कैसे निकालेंगे, मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर्स के एंगल्स निकालने हों तो क्या करते हैं, वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, यानी ये दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले पॉइंट से आपने क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है उसका, यानी कि यूनिट वेक्टर आपने निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद ये कॉस अल्फा होता है, ये कॉस बीटा होता है, ये कॉस आई का कोफिशिएंट कॉस अल्फा, जे का कोफिशिएंट कॉस बीटा और जे का कोफिशिएंट कॉस गैमा, ये देखिए लिखे हुए। तो कॉस उधर चलेगा, कॉस इनवर्स अल्फा की वैल्यू निकलेगी, बीटा की और गैमा की, ठीक है। आप वैल्यूज़ निकाल लिएगा तो ये डिग्रीज में वैल्यूज़ निकलेंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो 18 है, फाइंड द थर्ड साइड एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। थर्ड साइड आपने निकालनी है, तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, दोनों साइड्स का सम करोगे तो आपके पास क्या निकलेगी, थर्ड साइड निकल आएगी, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, दो साइड्स का सम थर्ड साइड के बराबर है, तो आपने वो निकाल लेनी है और उसके एंगल्स निकालने हैं। एंगल्स किस तरह निकालेंगे, यानी कि उससे तीन साइड्स दी गई है ना, ए बी और सी, तो ए डॉट बी निकालोगे तो ये वाला एंगल, ए के सामने वाली ए साइड, बी के सामने वाली बी साइड और सी के सामने वाली सी साइड, और ए को एंगल को अल्फा कहेंगे, बी के एंगल को बीटा और सी के एंगल को गैमा कहेंगे, ठीक है। अगर ए डॉट बी लेंगे तो दरमियान वाला एंगल कौन सा यूज़ होगा, गैमा। अगर बी डॉट सी लेंगे तो दरमियान में एंगल कौन सा यूज़ हो रहा है, अल्फा। अगर ए डॉट सी लेंगे तो दरमियान में कौन सा एंगल यूज़ होगा, बीटा एंगल यूज़ होगा। तो उस तरह आपने डॉट प्रोडक्ट्स लेने हैं, डॉट प्रोडक्ट लेकर आपने आंसर कैलकुलेट कर लेना है। ए डॉट सी लेंगे, ठीक है, और फिर बीटा एंगल निकालेंगे, जिस तरह बीटा एंगल निकालें, यानी कि ए में ए डॉट सी इधर ले लेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड इसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज ऑफ बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह कॉज ऑफ गैमा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। और हमें पता है ट्राइंगल के सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 के। तो आप उस तरह कि दो एंगल्स निकल आए तो थर्ड एंगल इजीली निकाला जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 करके, ठीक है। इस मेथड से थर्ड एंगल निकालना है, इस मेथड से निकाल सकते हैं, नहीं निकालना तो ऐसे सिंपली मेथड से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में उसने कहा एंगल्स निकालना है, यानी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा।
वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा तो एक एंगल अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा आपके पास गैमा आ जाएगा। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। ये सिर्फ इतनी ही एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 तक ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से ऑनवर्ड नहीं करना, लेकिन जो आपके लास्ट वाला 30 और 31 जो क्वेश्चन है वो आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो ये है कि a ओवर a मैग्नीट्यूड, b ओवर b मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल b भी लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं टर्म, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसने कहा ये इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि दोनों सेम एंगल बनाते हैं, ए के वेक्टर के साथ भी और बी वेक्टर के साथ भी, ठीक है। यानी कि उसके इंक्लाइंड का मतलब क्या है, उसके ढलमान में उसी साइड पर बनाते हैं, तो यानी कि उसी साइड को मतलब उसका यूनिट वेक्टर लेना है। तो इस वेक्टर को ए ओवर ए वेक्टर यानी ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करना और बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करना, और दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या करेंगे, ए ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होना है तो इसने इससे मल्टीप्लाई, ये बी है, ठीक है। तो ये यानी कि ए डॉट ए और नीचे ए मैग्नीट्यूड से ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो जब ये इससे मिले तो बी डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट ए आपको क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए 1, तो बी डॉट ए को क्या लिखेंगे, ए डॉट बी लिख सकते हैं। सिमिलरली बी ओवर ए मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, तो ये डॉट पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बी है आपके पास, तो बी का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो बी डॉट बी क्या होता है, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी ओवर ए, तो ये 1 आ जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। दोनों का आंसर आपके पास क्या है, सेम है। तो यानी कि इसका मतलब ये वेक्टर इसके साथ भी मैग्नीट्यूड सेम बनाता है, इसके साथ भी सेम एंगल बनाता है, तो आपने उसके क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है।